नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको दिल्ली में पेपर लीक पर मचे घमासान के बारे में बताएंगे, जहां एक नई रात के साथ हालात फिर से तनावपूर्ण हो चुके हैं। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है और ये ऐलान है कि कल देशव्यापी आंदोलन करेंगे और ये अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता तक फैल चुका है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सीजेपी का साफ कहना है कि यह आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। हालात की गंभीरता देखते हुए गृह मंत्रालय ने जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया है। इसी बीच राहुल गांधी अचानक अपने घर से निकले। प्रियंका गांधी और विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ जब वो गांधी स्मृति जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनकी बस को जगह जगह पर रोका। तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसद गांधी स्मारक पहुंच गए। वहां पहुंचकर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्ष इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी जारी कर कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट्स को शाम 6:30 बजे ही बंद करने की अपील की है। विपक्ष ने सवाल उठाए कि क्या जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी एक्शन से इनकार किया है। आज आपको दिल्ली में मचे बवाल से जुड़ी हर एक तस्वीर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि पेपर लीक पर देश में कितने जंतर मंतर बन गए हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ आज शाम को गांधी स्मृति भवन तक मार्च निकाला और ये कहा कि जब इस देश के छात्र सड़कों पर हैं तब वो अपने घरों में बैठकर इसे सिर्फ देख नहीं सकते। राहुल जी दोनों तरफ बैरिकेड है, आपके घर के दोनों तरफ बैरिकेड है। राहुल जी हेलो, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पीछे हो जाइए, बाकी सब लोग पीछे हो जाइए। जूते उतार लो भैया, जूते उतार लो। ये दूसरी बार है जब राहुल गांधी ने अचानक कोई फैसला लेकर सबको चौंकाया है। मंगलवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था, जिसे पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। हमने आपको बताया था कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का घर प्रधानमंत्री के उस गेट से, जहां ये विरोध प्रदर्शन पहुंचा था, सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बर्थडे था तो सब उनको बधाई देने की वजह से वहां पहुंच रहे थे। किसी को शक नहीं हुआ कि सारे कांग्रेस के नेता क्यों उनके घर पर इकट्ठा हो रहे हैं और फिर वहां से सारे के सारे नेता पहुंच गए प्रधानमंत्री आवास के उस गेट के बिल्कुल करीब, जहां से पीएम का कैवलकेड निकलता है और वापस जाता है। और आज भी जब राहुल गांधी गांधी स्मृति भवन पहुंचे तब भी इसकी भनक किसी को नहीं थी। पहले आप यहां यह समझिए कि कांग्रेस ने उस गांधी स्मृति भवन जाने की योजना कैसे बनाई जो जंतर मंतर के आंदोलन से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आई थी कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जंतर मंतर जा सकते हैं और इसके पीछे एक कारण यह था कि आज सुबह 10:30 बजे संसद भवन में इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। उस वक्त यह खबर आई कि इस बैठक में विपक्ष की आगे की रणनीति, संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार को घेरने की योजना पर चर्चा हुई है। इसके बाद सुबह 11:30 बजे राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद दोनों नेता वहां से निकल गए। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात संसद से जुड़े मुद्दों और विपक्ष की मांगों को लेकर हुई, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने फैसला किया कि शाम 6 बजे राहुल गांधी के आवास पर उसके लोकसभा सांसदों की एक बैठक होगी। फिर सांसद पहुंचते हैं बैठक के लिए और खबर यही आती है कि बड़ी बैठक हो रही है। और जब यह खबर आई कि बैठक बुलाई गई है ताकि सभी सांसदों को इकट्ठा किया जा सके एक जगह पर और फिर गांधी स्मृति भवन जाने की योजना बनाई जाए। शाम 5:43 पर कई बसें राहुल गांधी के घर पहुंची और इस दौरान बसों को देखकर यही अनुमान लगाया गया कि इस बार राहुल गांधी सभी सांसदों के साथ
जंतर मंतर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के घर पहुंचे तो उन्होंने भी यही कहा कि वो यहां चाय पीने आए हैं। लेकिन इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए राहुल गांधी के सरकारी आवास के बाहर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई। आज शाम 6:37 पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को लेकर वहां एक बस पहुंची। आरएएफ आमतौर पर भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए तैनात की जाती है और यहां भी शायद यही सोचकर आरएएफ जवानों को भेजा गया कि कांग्रेस को नया धरना, विरोध प्रदर्शन कुछ करने वाली है या फिर राहुल गांधी जंतर मंतर जा सकते हैं, यह खबर भी चल रही थी। लेकिन इसी के बाद शाम 6:53 पर यह खबर आई कि इंडिया ब्लॉक के सांसद गांधी स्मृति के लिए निकले हैं। वो वहां उन छात्रों को याद करेंगे जिन्होंने पेपर लीक के बाद अपनी जान दे दी। हालांकि यहां कई लोग इसे लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता जंतर मंतर ना जाकर अपना एक अलग आंदोलन क्यों खड़ा कर रहे हैं। कई लोग तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कि अब दोनों के बीच में कंपटीशन चल पड़ा है। देखिए, ये बात सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने भी कल हमारे साथ इंटरव्यू में कही थी कि कांग्रेस के नेता जंतर मंतर से दूरी क्यों बना रहे हैं। सुनिए। With the purity of heart, and whoever comes with their own agendas will fall by the wayside, because this movement out of sincerity and purity. We are aligned with the future of the nation, and we are aligned with every political party, every well-meaning individual that wants to take India to the next level. And as was evident from the protest outside PM's house yesterday, that everybody knows that it lacked sincerity. You know, it would have been more sincere if it had been done by joining hands at Jantar Mantar. So the public cannot be fooled. आइए आपको सीधे ले चलते हैं। मौसमी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रही हैं। मौसमी, राहुल गांधी की अगुवाई में जो ये हो रहा था, दरअसल हम दिखा रहे थे सोनम वांगचुक की पत्नी ये कह रही हैं कि भाई साथ में रहते बीते दिन भी अलग से क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जंतर मंतर के साथ कंपटीशन हो गया है क्या। लेकिन क्या स्थिति है इस वक्त? कांग्रेस पार्टी के नेता कहां हैं और क्या वहां पर गांधी स्मृति से निकल चुके हैं? बिल्कुल, देखिए अब स्थिति बैक टू नॉर्मल हो गई है, क्योंकि उस सड़क पर हम खड़े हैं अंजना, 5 सुनहरी बाग, जहां राहुल गांधी का आवास है, और उनके आवास के सामने सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन 2 घंटे पहले ये स्थिति नहीं थी। 2 बसें खड़ी हुई थी जिन्होंने चक्का जाम कर दिया था। उसके पीछे एक ऐसी बस थी जिसमें राहुल गांधी समेत करीबन 50-100 सांसद सवार थे, तमाम विपक्ष के सांसद सवार थे। और गांधी स्मृति यानी कि यहाँ से 30 जनवरी मार्ग जो है ज्यादा दूर का फासला नहीं है, महज 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन वो फासला कवर करने में आधे घंटे का वक्त बीत गया। और रास्ता गुजरा किरेन रिजिजू साहब, जो कि संसदीय मंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के घर से होते हुए। तो काफी पुलिस के पसीने जरूर छूट गए। 2-3 बैरिकेड जो है उनको धक्का लगा और उनको हटाते हुए पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उन बैरिकेड को लगभग नीचे गिराते हुए फिर वो बस आगे बढ़ी और गांधी स्मृति पे श्रद्धांजलि दी राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के सांसदों ने। धन्यवाद आपका मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए। अब हम ये समझेंगे कि क्या आज जंतर मंतर पर कुछ बड़ा होने वाला है और आखिर ये चर्चा क्यों चल पड़ी है। देखिए, न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें यह कहा गया कि आज यानी 23 जुलाई को कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और जितने भी होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स वहां पर हैं, वो शाम 6:30 बजे तक बंद कर दिए जाए। ये अपील न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सलाह पर की गई। लेकिन इस पर कुछ विपक्षी नेताओं ने कहते हुए सवाल उठा दिए हैं कि अपील सिर्फ आज के लिए ही क्यों की गई और क्या आज जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। ये सारे दावे सोशल मीडिया पर तेजी से चलने लगे कि कुछ साजिश हो रही है। कुछ विपक्षी नेताओं ने ऐसा होने की आशंका जताई और बात बढ़ती चली गई। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आज रात, अब देख रहे हैं आप, लगभग 9:05 हो रहे हैं, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह सामान्य बना हुआ है। कनॉट प्लेस में हिंसा उपद्रव की कोई घटना नहीं है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी ऐसी कोई सूचना नहीं दी है और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि अगर आगे इस तरह की कोई घटना होती है या जंतर मंतर पर कोई नया एक्शन
होता है या नई हलचल दिखती है तो हम उसके बारे में आपको सीधा लाइव जरूर आज तक पर दिखाएंगे। लेकिन मौजूदा अपडेट यह है कि जिस तरह की आशंकाएं जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर जताई जा रही थी कि आज शाम कुछ बड़ा होने वाला है, वैसा अभी तक नहीं हुआ है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने यह एडवाइजरी कनॉट प्लेस में मौजूद दफ्तरों, दुकानों, रेस्टोरेंट्स को लेकर जारी की। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार कनॉट प्लेस में हिंसा, उपद्रव, कई घटनाएं हुई हैं और दिल्ली पुलिस का ऐसा दावा है कि इन सभी घटनाओं में कई दुकानों पर पथराव हुआ है। यानी ऐसा संभव है कि हिंसा को देखते हुए कनॉट प्लेस में इन दुकानों, दफ्तरों को आज शाम 6:30 बजे तक बंद कर देने के लिए कहा गया और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। आज का एक और बड़ा मुद्दा यह है कि बातचीत कैसे होगी। आज कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का 34वां दिन है, 34, और सरकार ने कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों के हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। हम आपको पहले यह बताते हैं कि सरकार इस पर कह क्या रही है। सरकार ने यह कहा है कि प्रदर्शनकारियों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। प्रदर्शनकारी जब चाहें तब सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार रहेगी। बातचीत का वक्त भी प्रदर्शनकारी युवा खुद चुन सकते हैं। बातचीत के लिए प्रदर्शनकारियों को जितना वक्त चाहिए वो भी सरकार देने के लिए तैयार है। यह भी कहा गया है कि सरकार की कोई शर्त नहीं है, वो आंदोलन के अलावा बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है, जो भी मुद्दे छात्र उठाएं। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा भी शामिल हो सकता है। पिछले 1 दिन में सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए 4 बार प्रस्ताव भेजा है। अगर ये प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें शामिल हो सकते हैं। और सरकार ये भी कह रही है कि कहां बातचीत होगी या नहीं होगी ये उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, लेकिन मामला कैसे फंसा है वो समझिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुझाव दिया है कि प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए जेपी नड्डा के सरकारी आवास पर भी आ सकते हैं या ये मुलाकात उनके दफ्तर में भी हो सकती है। अब ये सारी बातें सरकार की तरफ से कही गई, लेकिन इन पर कॉकरोच जनता पार्टी क्या कह रही है वो भी देख लीजिए। प्रदर्शनकारियों ने यह बात मानी है कि सरकार उन्हें बातचीत के लिए प्रस्ताव भेज रही है, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। वजह, उनका कहना है कि सरकार से बातचीत तभी हो सकती है जब सरकार यह मान ले कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी। यह भी कहा गया है कि अगर सरकार को प्रदर्शनकारियों से बात करनी है तो वो जंतर मंतर के आसपास कोई न्यूट्रल जगह ढूंढे। यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अब जेपी नड्डा के घर या दफ्तर बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। ये बातचीत भी उसी स्थिति में होनी चाहिए जब सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ठोस फैसले लेने के लिए तैयार हो। यानी अभिजीत दीपके ये चाहते हैं कि जब सरकार की तरफ से कोई नेता उनसे बातचीत करने आए तो वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लिखित गारंटी दें। और इन्हीं मांगों के बीच अभी ये बातचीत पूरी तरह से फंस गई। और वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी ऐलान कर रही है कि कल से वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। सुनिए। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार है। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। कोई फायदा नहीं है ऐसे चीजों का, ऐसे अनाउंसमेंट का, झांसे है ये सब कुछ। जनता झांसों में ना पड़े। हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही। एंड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया जंतर मंतर आ जाइए, या तो कोई न्यूट्रल एवेन्यू, न्यूट्रल प्लेस आ जाए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, वहां पे मिल लेंगे। धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। सरकार को ये सब नाटक रचने से अच्छा उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे इतने सारे प्रदर्शनकारी धूप में, बारिश में खड़े हैं, लाखों की संख्या में खड़े हैं एंड खड़े ही रहेंगे एंड ये संख्या बढ़ती जाएगी। ये सब में एनर्जी ना डाल के वो हमसे डायरेक्टली संपर्क करें एंड सीधा सीधा बात करें कि कहाँ आना है, कब मिलना है एंड कितने टाइम के लिए मिलना है। तो आपने सुना किस तरह से पूरी बातचीत करने की कोशिश हो रही है और इधर से सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, वो भी कह रहे हैं बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है। और कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि एक तो आप लिखित में दीजिए कि आप इस्तीफा लेंगे, दूसरा आप कोई जंतर मंतर के पास की जगह पर आइए।
एक तरफ बातचीत की कोशिश है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आज ऐलान किया है। आज दिन भर चर्चा इसके इर्द गिर्द होती रही क्योंकि ये बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए तरीका एक है और वो है फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट को विशेष अदालत भी कहा जाता है। ये ऐसी अदालतें होती हैं जो खास तरह के मामलों में जल्द सुनवाई और जल्द फैसला देने का काम करती है। पेपर लीक के मामलों में इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत क्यों है, इसके बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था। हमारे देश में साल 2002 से 2025 के बीच ऐसी 45 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिनमें कम से कम 1 लाख बच्चे शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि इन 45 पेपर लीक के मामलों में सिर्फ 2 ही मामले ऐसे रहे जिनमें अदालत का फैसला आया। ये बात हमने कल भी आपके सामने उठाया था। बाकी मामलों में ज्यादातर आरोपियों को जमानत मिल गई या कोर्ट आज तक भी इन मामलों में इंसाफ नहीं कर पाई है। सोचिए, अगर पेपर लीक होते रहेंगे, अदालतों में दोषियों को सजा नहीं होगी, तो ये चोरी रुकेगी कैसे? इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है। ये कोर्ट मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मध्य प्रदेश में बनाई जा सकती है और इनमें भी बड़ी बात यह है कि ये अदालतें सभी पेपर लीक के मामलों की सुनवाई नहीं करेंगी। जो परीक्षाएं केंद्रीय स्तर की होंगी उन्हें ही इन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सुनवाई होगी। जैसे यूपीएससी की परीक्षा है, केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा है, रेलवे की परीक्षा है, सरकारी बैंकों में भर्ती की परीक्षा है और जो परीक्षाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराई जाती हैं, उन्हीं के पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करके दोषियों को सजा सुनाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई या मान लीजिए कर्नाटक सरकार ने कराई या तमिलनाडु सरकार ने कराई, वहां अगर उस परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो ऐसे मामलों में जल्द इंसाफ दिलाने के लिए इन्हीं राज्य सरकारों को अपने यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनानी होंगी और यही तरीका है, राज्य अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाती हैं। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अभी लगभग सभी राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कहीं भी इन मामलों में जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। फिर चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, कांग्रेस शासित राज्य हो या ऐसे राज्य हो जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका ईरान युद्ध की बात अब करेंगे। सीजफायर के खत्म होने के बाद से लगातार 12वें दिन अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़े हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड हर रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है, जिसमें कल उसने ईरान के खुजेस्तान प्रांत के शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर अटैक किया और यह अमेरिकी सेना का एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया एक्शन माना जा रहा है। ये जो शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग है वो ईरान और इराक की सीमा पर है। ये दोनों देशों के बीच रसद और अन्य सामानों की आवाजाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों में इस बॉर्डर से ईरान और इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया के बीच रसद और सैन्य साजो सामान का लेन देन बढ़ा है और इसीलिए अमेरिका ने इस बॉर्डर क्रॉसिंग को अपना निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप तो अब ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान के साथ अब किसी तरह की कोई शांति वार्ता नहीं हो पाएगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान किसी भी तरह की डील के लिए तैयार नहीं है और अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस रुख से इतने नाराज हैं कि वो ईरान के पुल, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। अभी तक अमेरिकी सेना ने जो हमले किए, इनमें ईरान के ऐसे सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है जहां से ईरान की सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रही थी। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पुल और पावर प्लांट को तबाह करने की बात कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के जरिए ईरान को धमकी दी है कि अब से अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी कमर्शियल जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य हथियार से हमला किया तो अमेरिका उनके एक पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान ने अगर एक शिप पर हमला किया तो उसके बदले में उसका एक पावर प्लांट या पुल तबाह किया जाएगा। देखा जाए तो ईरान में छोटे बड़े करीब 400 से ज्यादा पावर प्लांट्स हैं। कुल क्षमता 95 गीगावाट है और इन पर हमले होने का मतलब है बिजली सप्लाई ठप होना। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी जैसे को तैसा नीति के तहत जवाब देने की बात कही। देखा जाए तो अब की बार के युद्ध में दोनों ही देश एक दूसरे के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में हॉर्मुज़गान के एक
डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया था, जिसके बाद करीब 10,000 लोगों के लिए पीने के पानी की दिक्कत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने भी कुवैत और बहरीन के डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला किया, जिससे पीने के पानी की समस्या अब गहराने लगी है। यानी अब की बार कोई भी देश एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करने से नहीं चूक रहा। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से इस तरह के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हैं, ये हमले करना गलत है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, युद्ध के नियम ताक पर रखे जा रहे हैं। अमेरिका ने तो अब युद्ध को नए लेवल पर ले जाने की तैयारी कर ली है। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने B-1 बॉम्बर्स को उतार दिया है। B-1 बॉम्बर्स लॉन्ग रेंज के फाइटर जेट्स हैं। एक बार में 900 किलोग्राम तक के 24 बॉम्ब, दर्जनों क्रूज मिसाइल्स दागने में सक्षम है। ये बॉम्बर एक बार में करीब 34,000 किलोग्राम तक के बॉम्ब ले जा सकते हैं। B-1 बॉम्बर्स 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, इसीलिए ज्यादा घातक माने जाते हैं। एक्सियोस के मुताबिक B-1 बॉम्बर्स ने यूके के एक एयरबेस से उड़ान भरी थी। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने B-1 बॉम्बर्स के मिशन में उतारने के लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर मंगलवार को जो बमबारी की गई थी, उसमें B-1 का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान भी अमेरिका ने ईरान के मिसाइल बेस, कमांड सेंटर्स, हथियारों के ठिकानों पर इन्हीं बॉम्बर्स से हमले किए थे। इसी बीच पाकिस्तान से खबर आई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ POK का PM बनना चाहते हैं। मुजफ्फराबाद में हो रही एक रैली में उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो शहबाज शरीफ से कहेंगे कि उन्हें POK का PM बना दिया जाए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक POK में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो 27 जुलाई से 10 अगस्त तक होने हैं। लेकिन वहां गृहयुद्ध जैसे हालात हैं, हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर है, सरकार पाकिस्तान सेना के खिलाफ खड़े हैं और इस विरोध के बदले में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। स्थिति यह है कि लोग अब पाकिस्तान के कब्जे से आजादी की मांग कर रहे हैं। नवाज शरीफ इन लोगों को शांत करने के लिए विकास कार्यों को अपनी निगरानी में करने वालों का भरोसा दिला रहे हैं। नवाज शरीफ खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर POK के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। दरअसल उन्हीं की पार्टी सेंटर में है और उनकी पार्टी के इशारे पर ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को बुरे हालात में रखा गया है। और जब वो अपना मूलभूत अधिकार मांगते हैं तो बदले में गोलियां चलाई जाती हैं। नवाज शरीफ भी जानते हैं कि वो कुछ भी कर लें, POK के PM नहीं बन पाएंगे। वैसे पाकिस्तान का कोई ठिकाना नहीं, वैसे POK पाकिस्तान का नहीं, भारत का हिस्सा था। और अब आपको असम में बाढ़ से मचे हाहाकार पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। असम में इस वक्त बाढ़ और बारिश का भयानक कहर जारी है। ऊपरी असम के हालात बहुत चिंताजनक है। शिवसागर और जोरहाट जिले में पूरी तरह से, एक तरह से कहिए, जलमग्न हो चुके हैं। शिवसागर के सभी 14 वार्ड्स, 400 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतारना पड़ा है। सेना, NDRF और SDRF की टीमें दिन रात सीने तक पानी उनके भरा हुआ है और सीने तक भरे पानी में उतरकर वो लोगों की जान बचा रहे हैं। हर बीतते घंटे के साथ पानी नए इलाकों में घुस रहा है और लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए। अपर असम में शिवसागर, जोरहाट, सरायदो, नादिया, सोनारी बाढ़ का संकट में आ रही है। उसी के दौरान अपर असम में 7 लाख से ऊपर अभी बाढ़ में प्रभावित है। असल में मॉनसून के दस्तक देते ही असम में हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। बहते घर, बहते ठिकाने, टूटते पुल, कटती जमीन, इसका सारा दोष बारिश पर मढ़ दिया जाता है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? असल में बारिश तो सिर्फ एक जरिया है, कमियां छिपाने का बहाना है, क्योंकि अपने वक्त पर बारिश तो होनी ही है। ये कोई औचक होने वाली घटना तो है नहीं। असली गुनहगार है नदी के पेट में छुपा मलबा, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, दशकों पुरानी इंसानी गलतियां हैं। ये हमारे देश में सिर्फ 12.5% इलाका बाढ़ संभावित है, लेकिन असम का 40% हिस्सा बाढ़ संभावित क्षेत्र है। ये राष्ट्रीय औसत से 3.5 गुना ज्यादा है।
साल 1950 से अब तक असम की 7.5% जमीन नदी में समा चुकी है। असम को डुबोने में बारिश से बड़े कई विलेन हैं। पहला है सिल्ट यानी गाद। तिब्बत से निकली ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल से असम के मैदानी इलाकों में उतरती है तो यहां ढलान खत्म हो जाता है और उसके बाद से इस दौरान पहाड़ों से बहकर आई लाखों टन बालू मिट्टी नदी के तल में बैठ जाती है। इस वजह से ब्रह्मपुत्र गहरी नहीं रही, ये नदी उथली हो चुकी है, यानी थोड़ा सा पानी और नदी उफान पर। असम को डुबोने वाला दूसरा विलेन है ऊपरी पहाड़ियों पर हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई।